जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ पब्लिकेशन का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। तो जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, अगर इस क्लास की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की आप पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस लिए संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बेमेल है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही मिलान जिसका नहीं है उसी का जो है आपको टिक करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एका आंदोलन 1919 और 20, यही आपका गलत दिया हुआ है। एका आंदोलन आपका 1919 और 1920 में नहीं हुआ है, यह आपका 1921 और 22 के बीच में हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और यह आंदोलन अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बताइए भाई, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र विषय था उस पे किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, अर्थशास्त्र में 15 भाग और 180 उपभाग भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की लड़ाई में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अदर ऑप्शनों की बात करें 1527, तो 1527 को जो है खानवा का युद्ध हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, पानीपत में जो है 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। आपका पहला जो है लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई है, दूसरी पानीपत का युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ है, और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, पहली आपकी 1526, दूसरी 1556 और तीसरी जो है 1761 में। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ से आपको जो है गुप्त शासकों का जो है कालक्रम निर्धारित करना है कि कौन से राजा पहले हुए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी पहला हो जाएगा। श्रीगुप्त जो है पहले नंबर पे आएगा, फिर इसके बाद आपका समुद्रगुप्त आएगा, और फिर आपका तीसरे नंबर पे रामगुप्त हुए हैं, और चौथे नंबर पे आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से यहाँ देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें पहले सी को, फिर ए को, फिर बी को और फिर डी को जो है दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें जो दोस्तों श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और बात करें दोस्तों स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और बात करें जो है समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसे वीणा वादक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का अत्यधिक शौक था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। तो बताइए भाई,
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेसी टार्ट जो है बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का गवर्नर था, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह आपकी मुंबई में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। और बात करें दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इस अधिवेशन में कुल जो है 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। और बात करें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में की गई थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का है, कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो अब्रक जो है आपका झारखंड राज्य में बहुतायत से पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का 90% अब्रक जो है आपका उत्पादन भारत देश करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है आपका क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी मंडल है और यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है तथा विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा आपका जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र हो दोनों हैं? तो भाई यहाँ से बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम यही आपका जो है समुद्री बंदरगाह और तेल परिसरण केंद्र दोनों हैं। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों मंगलोर की, तो मंगलोर यह आपका कर्नाटक में स्थित है और हल्दिया की बात करें तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? तो आपको बताना है कि स्वर्ण त्रिभुज में जो है कौन से जो है भारतीय पर्यटन में सम्मिलित शहर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर यही आपके भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर का है, कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोडक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह आपकी जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो वन नीति के अनुसार जो है 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए, तो याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, भारत में 24.62% जो है भूभाग वन में स्थित हैं और सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है तथा सबसे अधिक वन का प्रतिशत मिजोरम राज्य में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडली की नीति नई आर्थिक के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो ये भैया आपका नरसिम्हा राव द्वारा जो है स्वीकार की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यही आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष जो है 1948 में की गई थी और इसी नीति के में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका 2006 से जो है प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9वें भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान के भाग 9 में जो है इसका उपबंध बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट है, एक तरफ आपका सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट की तरफ आपके प्रावधान दिए हैं और सूची सेकंड में उससे संबंधित जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान दिया गया है, तो ए का चौथे से। फिर कह रहा है बी वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो है प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अगला है वित्त आपात, तो वित्त आपात का जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। फिर कह रहा है अगला डी ऑप्शंस अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में संविधान के अनुच्छेद 312 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को तीसरे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ से आपको बताना है दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका सम्मिलित नहीं है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, यही आपका जो है सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के लिए जो है चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है, ना कि दूसरी अनुसूची में, तो यही आपका गलत था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव जो है आपका वैश्विक ताप में वृद्धि, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना होता है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो फ्लेक की बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट है और एक तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। तो सूची फर्स्ट में ए ऑप्शन कह रहा है फ्रीआन, तो फ्रीआन का संबंध जो है प्रशीतक से हो जाएगा। अगला कह रहा है टेट्रा एथिलेट, तो इसका संबंध जो है आपका एंटीनाक से हो जाएगा। अगला कह रहा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों ए का दूसरे से, बी का पहले से और सी का चौथे से तथा डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को पहले से, सी को चौथे से और डी को तीसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलाइडी बिलियन में कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी बिलियन में जो है कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10 जो है -5 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। तो वे जो है समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे समानांतर का फार्मूला पूछता है तो इसका फार्मूला 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 और इसी तरह प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह यह चलता जाता है। जितने जो है बिंदु होंगे उतना ही ये आपका बढ़ता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से आपका हिंदी का भाग स्टार्ट है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो इहलोक का विलोम शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इहलोक का विलोम शब्द परलोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है धरती का समानार्थक शब्द है। तो आप सभी को पता होगा धरती का समानार्थक शब्द अचला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। तो विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरस कहा जाता है। जो विवाहित स्त्री से जो है उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण जो है यही आपका बहुवचन है। बाकी माता, लड़का, किताब ये सभी के सभी एक वचन शब्द हैं, जबकि प्राण आपका बहुवचन शब्द है। ये हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो यह जो है आपका खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चनों के जो है नंबर इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि बीच में आपके मैथ और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल आपके करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और हिंदी के भाग को कवर किया जाएगा। और अगर आपकी किसी प्रकार की
कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जो है आप सभी के जो है कमेंट का जो है जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? तो यह जो है आपका 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 384 सीटें जो है आवंटित की गई हैं या निर्धारित की गई हैं। तो याद रखिएगा 888 लोकसभा के लिए जबकि 384 राज्यसभा के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया है? तो तेलंगाना राज्य ने जो है जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इस जन धन योजना की, इसकी शुरुआत 28 अगस्त वर्ष 2014 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई है? तो बताइए भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिस्बेन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो है दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो बिमल पटेल जो है नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउंपाक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सज्जन सिंह यादव के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। और दोस्तों इस पुस्तक में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का उल्लेख किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कोवा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को तरफ। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकारिनो को जो है ट्विटर का CEO चुना गया है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 58 नंबर का है। कह रहा है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम जो है अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है। तो इसमें जो है भारत की 127वीं रैंक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों, इसमें आइसलैंड का प्रथम स्थान है और यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है रैंक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है और इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है और भारत का जो है 127वां स्थान है इस इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को पछाड़कर बाजार पंजीकरण के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक जो है दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर
के गुप्त लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। गौहर इसके लेखक हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल की जो है पहली राष्ट्रपति महिला विद्या देवी भंडारी थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह जो है आपके पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इन्हें बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ था? तो यह जो है आपका केरल राज्य में विकसित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस जो है आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह आपका पटियाला में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और यह पटियाला जो है आपका पंजाब में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो जनता पार्टी के शासन के समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अंटार्कटिका की खोज जो है अमेरिका के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आप दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।